अजित पवार की जगह उनकी पत्नी को कमान दी जाएगी डिप्टी सीएम पद की। अजित पवार जी का कल अंतिम संस्कार हुआ, जहां आज उनकी अस्थियां लेने के लिए परिवार के लोग पहुंचे, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था। ये बारामती की तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसके बाद अजित पवार साहब की अस्थियों को विसर्जित किया गया। परिवार पहुंचा था, ये उनके बेटे को आप देख रहे हैं। 5 कलश में अस्थि विसर्जन हुआ है। बारामती में नीरा कान्हा नदी के संगम पर यह विसर्जित हुआ है और अजित पवार की अस्थियां बेटे पार्थ पवार ने पूरी की हैं। अंतिम रस्में अजित पवार की अस्थि विसर्जन करने के लिए पवार परिवार सोन गांव पहुंचा, जहां पार्थ पवार ने नीरा कान्हा नदी के पवित्र संगम पर अस्थि कलश विसर्जित किया। अब सवाल यह है कि अजित पवार के बाद डिप्टी सीएम कौन होगा। अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे और कई मंत्रालय उनके पास थे। अब बताया जा रहा है अजित पवार की पत्नी डिप्टी सीएम हो सकती हैं। आज खुद प्रफुल्ल पटेल मिलने पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस से। यूटी के एक पार्टनर है, उसमें हमारे नेता अजित दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे, विधिमंडल के अध्यक्ष भी हमारे लीडर थे, तो इसलिए हमको भी योग्य निर्णय लेकर वो जगह को भरना है। ये बात करने के लिए हम मुख्यमंत्री से ये आए थे कि हम ये जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। और महाराष्ट्र से आज की सबसे बड़ी खबर भी यही है, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनेंगी। उनका महाराष्ट्र का अगला डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। कल शाम 5 बजे महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। इससे पहले सुबह 11 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और सुनेत्रा पवार अभी एनसीपी की राज्यसभा सदस्य हैं। बारामती विधानसभा सीट से सुनेत्रा चुनाव लड़ सकती हैं। इस सीट से अजित पवार विधायक चुने गए थे। इससे पहले प्रफुल्ल पटेल ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की। डिप्टी सीएम और एनसीपी के कोटे के मंत्रियों को लेकर उनसे चर्चा हुई थी। इसके बाद एनसीपी नेताओं की आपातकालीन बैठक हुई। इसमें सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन नेताओं की बात हुई। बैठक में सुनेत्रा ने डिप्टी सीएम पद संभालने की सहमति दे दी है। महाराष्ट्र सरकार में अजित के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग भी था। फडणवीस और एनसीपी नेताओं में इसको लेकर भी चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय सीएम फडणवीस अपने पास रख सकते हैं। ऐसे में फडणवीस महाराष्ट्र का बजट पेश कर सकते हैं मार्च में। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजित पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े हैं। सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। केवल पर हम अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूं तो अच्छा रहेगा। और इसीलिए हमारी मैंने कहा ना कि जन भावना और हमारी भावना ये दोनों जोड़ेंगे तो आपको सेम मिलेगी। हमको केवल उनके साथ एक बार बात करने का मौका दीजिए। हम लोग गए थे, प्रफुल्ल भाई, तटकरे, मैं और मुंडे, कल भी हम मिले थे उनको रात को। तो टेंटेटिवली जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें, तो मुख्यमंत्री ने कहा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पर जो बातें सामने आ रही हैं, सुनेत्रा पवार जी का नाम आ रहा है, वे कोई हाउसवाइफ नहीं है, वर्तमान सांसद है। और वो यदि उप मुख्यमंत्री बनती है, खैर उनके दल का फैसला होगा, पर एक कार्यकर्ता के रूप में यदि आप मुझसे पूछें, दल के रूप में नहीं, प्रवक्ता के रूप में नहीं, तो निश्चित तौर पर ये कहते कि सच्चे रूप से उनके दल के अजित दादाजी को श्रद्धांजलि रहेगी। अब सवाल यह है कि अजित पवार की जगह उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम होंगी।
लेकिन अजित पवार के प्लेन क्रैश की जांच चल रही है। इस मामले में कई जांच कर रही है। आज एक और टीम घटनास्थल पर पहुंची थी, बताया गया एसआईटी जांच कर रही है। बारामती पहुंची, ये प्लेन क्रैश का मलबा आप देख रहे हैं। टीम ने अलग अलग टीम वहां पहुंचकर जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सबूत भी जुटाए। अजित पवार के प्लेन क्रैश के बाद बारामती एयरपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो हादसे की जांच की मांग को लेकर सियासत लगातार जारी है। अखिलेश से लेकर संजय राउत तक मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। जो हवाई जहाज सही था, अभी तक उड़ रहा था, और जब विजिबिलिटी 3 किलोमीटर की थी, उसके बाद ये हादसा कैसे हो गया? पूरे मामले की जांच तेज हो गई है। एआईबी और डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी है। अब सीआईडी भी जांच में जुट गई है, लेकिन हादसे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में। कैसा हो गया? इसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। प्लेन क्रैश कैसे हुआ ये जांच एजेंसी तय करेंगी, लेकिन एक बुनियादी सवाल ये कि जो एयरपोर्ट था वो भी ठीक नहीं था। तस्वीर आपके सामने, सामान्य एयरपोर्ट पर रनवे अगर आपने देखा होगा जिस पे प्लेन लैंड करता है या जहां से टेक ऑफ करता है, इसे ये होती है हवाई पट्टी, इसी को रनवे कहते हैं। सामान्य रनवे ऐसा होता है, लेकिन बारामती का रनवे कैसे था वो देखिए। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं बारामती की पट्टी, देखिए जरा आपको ऊंची नजर आ रही है, यानी इसे टेबल टॉप कहते हैं, यानी टेबल के ऊपर एक टॉप हो जैसे वैसे। अब यहां इस पट्टी पर प्लेन उतारना बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि यहां आपको सिर्फ उस पट्टी को देखकर प्लेन उतारना है। और सोचिए नीचे धुंध हो तो पायलट के लिए कितना मुश्किल है इस पर प्लेन उतारना। पायलट के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, धुंध में आगे कुछ दिख नहीं रहा है और ठीक से बारामती जैसी जगह पर ठीक से एटीसी से कंट्रोल रूम से बातचीत करना और उसके बाद यहां पर प्लेन उतार पाना बहुत मुश्किल काम है। दो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। सामान्य रनवे ऐसा होता है और यह था बारामती का रनवे, जिस पर विमान उतारना ही बहुत मुश्किल काम और बात थी। अब आपको बताऊं कि आखिर क्या हुआ कि विमान हादसा हुआ। ये देख रहे हैं आप, ये है वही टेबल टॉप। दरअसल बारामती का इस्तेमाल जो है वीवीआईपी उड़ानों के लिए होता था। इस एयरपोर्ट पर कमर्शियल प्लेन नहीं उतरते थे, क्योंकि इसका इस्तेमाल अधिकतर फ्लाइंग ट्रेनिंग में होता था। 1996 में बारामती एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था। एक्सपर्ट के मुताबिक बारामती एयरपोर्ट पर कुछ खामियां हैं। बारामती एयरपोर्ट का रनवे काफी छोटा है, इस वजह से लैंडिंग के दौरान प्लेन को रनवे पर सीधे उतरने के बजाय एक बड़ा घुमाव लेना पड़ा। लैंडिंग के लिए पायलट को दूसरी बार कोशिश करनी पड़ी। लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान पायलट को रनवे नहीं दिखा। बारामती में बड़े एयरपोर्ट जैसे बेहतर लैंडिंग सिस्टम नहीं है। यहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी आईएलएस की कमी है और आईएलएस की मदद से पायलट प्लेन को रनवे से अलाइन करते हैं कि अब यहीं उतार सकता हूं। बारामती एयरपोर्ट पर इसकी कमी की वजह से क्रैश की आशंका है। यहां आंखों से रनवे की पहचान करके लैंडिंग करनी पड़ती है। रनवे की दूरी से लेकर एंगल का अंदाजा मैनुअल लगाना पड़ता है और ऐसे में गलती की संभावना बहुत बढ़ जाती है। धुंध और कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी की स्थिति में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम सुरक्षित लैंडिंग में मदद करता है। पायलट को विजिबिलिटी 3000 मीटर बताई गई थी। भारत में 5 टेबल टॉप एयरपोर्ट हैं, ऐसे टेबल टॉप एयरपोर्ट जिसमें बारामती का नाम शामिल नहीं है। टेबल टॉप एयरपोर्ट आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में होते हैं जहां रनवे के दोनों सिरों पर खाइयां होती हैं। टेबल टॉप एयरपोर्ट के रनवे छोटे होते हैं जहां विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों खतरनाक होते हैं। बारामती हवाई पट्टी का उपयोग पायलट की ट्रेनिंग के लिए होता है और वीआईपी उड़ानों के बावजूद यहां नेविगेशनल मटेरियल की कमी है। इसमें सिर्फ एयर कंट्रोल सिस्टम ही लगा हुआ है जिसे एक फ्लाइंग स्कूल ऑपरेट करता है। मौसम, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, सुरक्षा, फायर सेफ्टी का अभाव है और इस एयरपोर्ट के आसपास दूर तक खेत और मैदान है। इस वजह से पक्षियों के टकराने की संभावना ज्यादा होती है। एयरपोर्ट के पास विमान कम ऊंचाई पर होते हैं, ऐसे में पक्षियों के टकराने से हादसे होने की संभावना बनी रहती है। बारामती में विमान हादसे की जांच सीआईडी ने भी शुरू कर दी है। सुनिए जरा इस टेबल टॉप पर एविएशन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। टेक्निकल एरर होने के चांस बहुत कम है। आप ये समझ लो कि 1% चांस हो गए, बिकॉज एयरक्राफ्ट ऑलरेडी एयरपोर्ट से बिल्कुल मतलब लैंडिंग के लिए आ रहा था। अब उस टाइम पे देखो इसमें मल्टी इंजन है, तो जैसे सिंगल इंजन अगर एक इंजन फेल भी हो जाता है तो आप विथ वन इंजन आप यू कैन
कंटिन्यू विद अप टू एयरपोर्ट, उतना इश्यू नहीं आता है। वेदर इट वाज पायलट एरर या एक टेक्निकल ग्लिच था या लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम थी या ऑल ऑफ अ सडन कोई वेदर की सिचुएशन खराब हो गई, ये सारी चीजें या कोई सैबोटेज हुआ, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करेंगी।